नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। निश्चित तौर से हमें लग रहा है इस चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अब आपके पेपर्स की डेट भी लगभग आ रही है। उत्तराखंड में मई में, सीबीएसई में भी मई में, यूपी में लगभग अप्रैल के लास्ट से शुरू हो सकती हैं परीक्षाएं और लगभग कहीं ना कहीं अप्रैल लास्ट और मई से ही परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। लेकिन चलिए, अब हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है बहुविकल्पी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन की यहां हम लोग बात कर रहे हैं। और उसमें भी हम लोग जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 7, जिसका शीर्षक है जन आंदोलन का उदय। क्या? जन आंदोलन का उदय। हाँ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको लगभग सारी चीजें उपलब्ध इसी चैनल पर करा देंगे, आपको अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं जन आंदोलन का उदय। क्या है ये जन आंदोलन और ये क्यों पैदा होते हैं और कौन कौन से जन आंदोलन हैं और इनका क्या प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि वे आंदोलन, जन आंदोलन है क्या? वे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर तथा जन सामान्य के हितों के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। दलगत राजनीति में कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं, कई प्रकार की स्थितियां होती हैं। कब वो जातिगत हो जाते हैं, कब वो सांप्रदायगत हो जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें उसमें भरी पड़ी होती हैं। लेकिन जन आंदोलन में ऐसा कोई रूप देखने को नहीं मिला है। जन आंदोलन केवल जनता के लिए होते हैं, जन के लिए होते हैं, इसीलिए इसमें कहा गया जन आंदोलन का उदय, या कह लीजिए भारत का जन आंदोलन में का उदय। भारत में जन आंदोलन कैसे चले, इनकी प्रक्रियाएं कैसे चली और क्या इनकी स्थितियां रही। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि जन आंदोलन क्या है। पहला क्वेश्चन यहीं आ गया कि जन आंदोलन क्या है। तो जन आंदोलन में आपको देखना है कि वे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर तथा जन सामान्य के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। जनता के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके हितों के लिए चलाए जाते हैं, या देश के हित के लिए भी कभी कभी चलाए जा सकते हैं। ये याद रखिएगा, जनता के द्वारा चलाए गए जन आंदोलन कई बार अपने व्यक्तिगत हित के लिए होते हैं, कई बार जनता के हित के लिए होते हैं, लेकिन ये कई बार ऐसे भी होते हैं जो देश के लिए लाभदायक होते हैं और कई बार ऐसे होते हैं कि जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हितकारी होते हैं। ऐसे आंदोलनों को हम लोग क्या कहते हैं? जन आंदोलन कहते हैं। चलिए, इसी के अंतर्गत सबसे पहला जो हम आंदोलन ले रहे हैं वो कौन सा आंदोलन है? वो है पर्यावरणीय आंदोलन, यानी कि ग्लोबल आंदोलन है। ये किसी एक देश, किसी एक राज्य और किसी एक परिस्थिति के लिए नहीं है। ये कौन सा आंदोलन है? ये पर्यावरणीय आंदोलन है। और पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे चिपको आंदोलन। ठीक है, अब ये चिपको आंदोलन क्या है, कैसे चलता है, किन स्थितियों में चला, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले आप सीधा देख लेते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब आप देख लीजिए, पर्यावरण, जो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए या पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं
उनको पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। और इनकी सीमाएं देश विदेश तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड तक ये फैल जाती हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से कहीं ना कहीं संपूर्ण पृथ्वी परेशान है, और पृथ्वी की इस परेशानी को दूर करने के लिए जब ये आंदोलनों का जन्म होता है, तो जहां पर भी मनुष्य रहते हैं वहां तक इनकी सीमाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि ये असीमित होते हैं। जहां पर भी मनुष्य दिखाई देंगे वहां तक ये पर्यावरणीय आंदोलन वहां तक पहुंचेंगे। क्लियर? चलिए इसमें देख लेते हैं कि ये चिपको आंदोलन क्या है, और ये कब प्रारंभ हुआ, और ये कहां से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो चिपको आंदोलन हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरणीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन। ठीक, चिपको आंदोलन शुरू कहां से हुआ और कब हुआ, इसको हम देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के 2 से 3 गांवों से प्रारंभ हुई, लेकिन इसका विस्तार बाद में बहुत हुआ और पूरे भारत में ही नहीं, ये विदेशों तक में फैला। ठीक है, चलिए ये चिपको आंदोलन है क्या? जंगल के एक विशेष प्रकार के पेड़ों को काटने के लिए सरकार ने एक कंपनी यानी कि एक खेल कंपनी को कटाई का ठेका दे दिया। वहां के गांव वालों ने ये देखते हुए कि इस कंपनी के द्वारा ये पेड़ काटे जाएंगे, तो उनको लगा ये न्याय पंचायत, ये ग्राम पंचायत हमारी है, ये वन पंचायत हमारी है, इस जगह पर बाहर का ठेकेदार आके हमारे पेड़ों को नहीं काट सकता, क्योंकि इन पेड़ों के संरक्षण में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। अब उन ठेकेदारों को रोका गया, तो उन ठेकेदारों ने क्या किया, पुलिस को बुला लिया और कहा कि ये लोग हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। और पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने वहां के नागरिकों को जेल में डाल दिया। ऐसी स्थिति में, इन स्थितियों में वहां की महिलाओं ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। दोनों तरीके से प्रयास किया गया, पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, और दूसरा ठेकेदार ने उन लोगों को शराब पिलाकर या रिश्वत देकर किसी भी तरीके से मनाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में वहां की महिलाएं भड़क गईं कि एक तो एक हमारे जंगलों को काट रहे हैं ये लोग, और दूसरी तरफ हमारे पुरुषों को भी बिगाड़ रहे हैं। तब उन्होंने एक आंदोलन का जन्म हुआ, वहां से उसको कहा गया चिपको आंदोलन। अब आपने इतना तो समझ लिया, लेकिन अभी आपको चिपको नहीं समझ में आ रहा है कि चिपको क्या था। मुख्यतः जब ठेकेदार के लोग उन पेड़ों को काटने के लिए जंगलों में जाते थे, तब महिलाएं जाकर उन पेड़ों से चिपक जाती थीं, उन पेड़ों को अपने हाथों के अंदर ले लेती थीं, अपने आलिंगन में ले लेती थीं, और कहती थीं कि यदि आपको पेड़ काटना है तो आप पेड़ काटने से पहले मुझे मारिए, मैं मर जाऊंगी, तब इस पेड़ को काट लीजिएगा। ऐसी स्थिति में उन ठेकेदारों का, उन पुलिस वालों का, उन सरकार के लोगों का एक भी बस नहीं चला, और वो जो जंगल की कटाई का ठेका दिया गया था उस खेल के सामान बनाने वाली कंपनी को, उसको वापस आना पड़ा। ये उत्तराखंड के 2-3 छोटे छोटे गांवों से प्रारंभ हुआ आंदोलन, और बाद में यह आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ा। इसकी नेता कौन थी? गौरा देवी। इसको प्रारंभ किया गौरा देवी ने, और इसको आगे बढ़ाया सुंदरलाल बहुगुणा ने। गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों लोगों को यहां पर याद रखना है। पर्यावरण के अंतर्गत ही एक अन्य आंदोलन भी चल रहा है उत्तराखंड में, जिसको मैती आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैती नामक आंदोलन के नाम से जानते हैं। मैती आंदोलन भारत में ही नहीं, अब विदेशों में भी दिखाई दे रहा है। मैती में करते क्या है कि जब लड़की की शादी होती है,
उस समय वो लड़की और दामाद एक पेड़ को लगाते हैं और उस पेड़ की देखभाल उस लड़की की मां करती है कि ये आखिरी निशानी है हमारी बेटी की, या बेटी की निशानी है ये। तो इस निशानी के तौर पर वो पेड़ भी जीवित रह जाता है। लगातार उसकी मां उस पेड़ की देखभाल करती है और एक नया ट्रेडिशन भी शुरू हो गया है, जिसके तहत पहाड़ों का विस्तार या पेड़ों के विस्तार की योजना बनाई गई है। इसको कहा गया है मैती आंदोलन। इसके नेता कौन हैं? इसको चलाने वाले व्यक्ति हैं श्री कल्याण सिंह रावत। कौन है? श्री कल्याण सिंह रावत इस पर्यावरणीय आंदोलन को चला रहे हैं। भारत ही नहीं, उनसे मेरी चर्चा हुई थी तो वो बता रहे थे कि कई देशों में अब उनका विस्तार हो रहा है। चलिए, ये तो थे पर्यावरणीय आंदोलन। अब चलते हैं, जन आंदोलन है तो जनता के लिए, ये पर्यावरण के लिए आंदोलन था, लेकिन अब जनता के लिए यानी कि जन सामान्य के लिए एक आंदोलन, वो क्या है, कैसे चला, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दलित हितों की दावेदारी के लिए, दलित, समझ रहे हैं ना, दलित हितों की दावेदारी के लिए महाराष्ट्र में सन 1972 में दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स बना। कौन सा बना? दलित पैंथर्स। कई बार पूछा जाता है कि दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है वो किस राज्य में बना या किस समय बना। तो ये कब बना? 1972 में बना। और इसमें मुख्यतः कार्य क्या होता था? इस जो संगठन था, इस संगठन का मुख्य कार्य क्या था? ये आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी नीतियों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन इनकी मुख्य मांग थी। क्या? एक तो आरक्षण ठीक ढंग से लागू हो, आरक्षण को ठीक ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। यदि ये ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होता है तो उचित लोगों तक नहीं पहुंचता है ये आरक्षण। और दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक न्याय की जो नीतियां बन रही हैं, उन नीतियों को भी ठीक ढंग से, उचित प्रकार से लागू किया जाए, समाज में उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाए। यही दो मांगें इस दलित पैंथर्स संगठन की थीं। तो दलित पैंथर्स संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने, बहुत हिट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां चला? आंध्र प्रदेश में। कहां चला? आंध्र प्रदेश में। और इसे चलाया किसने? महिलाओं ने चलाया। किस लिए चलाया? शराबबंदी के लिए। इनका नाम जरूर ताड़ी विरोधी आंदोलन है, लेकिन मुख्यतः ये शराब के लिए था। ताड़ी भी कहीं ना कहीं अल्कोहलिक पदार्थ ही है, लेकिन ताड़ी उतना नुकसानदेह नहीं है जितनी ये शराब वैसे बना ली जाती है, वो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसका आरंभ ताड़ी से ही शुरू हुआ और इसको नाम दिया जाता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो आपको याद रखना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां पर हुआ और किसके द्वारा किया गया। यानी कि ये आंध्र प्रदेश में हुआ और महिलाओं के द्वारा छेड़ा गया ये आंदोलन था, और ये बहुत ही हिट है। इसको कई, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब चलते हैं कि संविधान के 73 और 74 में संशोधन में महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दे दिया गया। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने न्यूज पढ़ ली कि ये न्यूज है, लेकिन इसका क्या कारण था? सबसे पहले जब समाज में आरक्षण के प्रावधान को लाया गया
तो उसकी सोच क्या थी, उस सोच को थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सोच ये थी कि समाज के वंचित लोग जिनको किसी भी प्रकार से सरकार की जानकारी नहीं है, सरकार के कार्यों की जानकारी नहीं है, वो नौकरियों में बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है, तो उन लोगों को विशेष सुविधा देकर इन स्थितियों में पहुंचाया जाए कि वो अपना विकास कर सकें, अपने बच्चों का विकास कर सकें। इसी स्थिति में आरक्षण का जन्म हुआ। लेकिन पहले क्या हुआ, जातिगत आरक्षण दिया गया। जातिगत आरक्षण के पश्चात फिर देखा गया कि समाज में सबसे ज्यादा शोषित यदि कोई है तो वो तो महिला है। चाहे वो दलित के घर की महिला हो, चाहे वो सवर्ण के घर की महिला हो, वो सबसे ज्यादा शोषण तो महिलाओं का ही होता है। और राज्य के संसाधनों में सबसे कम भागीदारी महिलाओं की है। तो महिलाओं को आरक्षण इसीलिए प्रदान किया गया। और नौकरियों में तो आरक्षण दिया ही गया, शिक्षा क्षेत्र में भी आरक्षण प्रदान किया गया। उसके साथ साथ कहां आरक्षण दे दिया गया, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका और ग्राम पंचायत में भी इनको आरक्षण प्रदान कर दिया गया, जिससे वो अपने भागीदारी राजनीति की तरफ बढ़ाएं और अपने अधिकार और अपनी चीजों को समझें। कहा जाता है कि महिला एक श्रेष्ठ प्रशासक होती है, लेकिन इन प्रशासनिक गुणों को ठीक से लागू करने के लिए उनको आरक्षण देना अत्यंत आवश्यक हो गया था। तो लगातार महिलावादी आंदोलन या नारीवादी, महिलावादी ना कहिए, नारीवादी आंदोलन जो महिलाएं चला रही थीं, उनकी लगातार मांग थी। आपने बहुत सारे नारीवादी आंदोलन भी सुने होंगे, वो भी इसी जन आंदोलन के अंतर्गत आएंगे। नारीवादी आंदोलन में जब लगातार ये दबाव डाला गया कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तब शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। तो यहां से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि महिलाओं को स्थानीय निकाय में किस संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण प्रदान किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक ग्राम पंचायत में और 74वां नगर पालिका में। ये दोनों याद रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर ना? चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय किसान सभा। भारतीय किसान सभा याद है ना? नहीं याद? चलिए, भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भारतीय किसान सभा यानी कि किसानों के लिए जो जन आंदोलन करती है। आजकल देख रहे हैं आप, किसानों के बहुत सारे संगठन जाके दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कौन सा आंदोलन है? जन आंदोलन है। किसानों के द्वारा किया जाने वाला ये जन आंदोलन है जो आज हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली के लोग इसे भली भांति समझ रहे होंगे क्योंकि उनकी रास्ताएं बंद हैं, सारी चीजें हैं। इसी को कहते हैं जन आंदोलन। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सन 1936 में हुई। सीधा सीधा पॉइंटेड क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सन 1936 में हुई। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं कि सूचना अधिकार आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार ये भी एक जन आंदोलन था, एक संस्था ने इसको चलाया हुआ था। अभी आगे हम लोग देखेंगे उसको, लेकिन यहां केवल सीधा क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? इस सन 1990 में प्रारंभ हुआ। तो सीधा हम लोग लिख देंगे कि सन 1990 में सूचना अधिकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि किस वर्ष
किस वर्ष स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया? यानी पर्यावरण के लिए वैश्विक स्तर पर एक सम्मेलन बुलाया गया, उसको क्या कहा गया? स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन में निश्चित तौर से पर्यावरणीय मुद्दों पर बातचीत की गई। तो यह सम्मेलन कब हुआ था? ये सन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1972 में हुआ था। ठीक है ना? चलिए, सन 1972 में हुआ था। अब हम लोग सीधा चलते हैं काका कालेकर। क्या क्वेश्चन है? काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया? काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया? सन 1953 में। कब? सन 1953 में गठन किया गया। ठीक है ना? इसी से संबंधित, जन आंदोलनों से संबंधित कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि दलित पैंथर्स संगठन का उदय किस राज्य में हुआ? अभी हमने ऊपर भी आपको बताया, सीधा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन आ गया कि दलित पैंथर्स संगठन का उदय किस राज्य में हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हुआ। दलित पैंथर्स संगठन का उदय महाराष्ट्र राज्य में हुआ। ठीक है ना? चलिए अब आगे देख लेते हैं कि सरदार सरोवर बांध परियोजना, ठीक है, ये भी पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत ही इनको रखा जाता है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना कहां पर है। सरदार सरोवर बांध में बहुत दिनों तक आंदोलन चला। इनके जो विस्थापित लोग थे उनके लिए मेधा पाटेकर ने बहुत समय तक आंदोलन किया। तो आपको ये दो योजनाएं भी याद रखनी है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में स्थित है। और दूसरा, नर्मदा सागर बांध परियोजना कहां स्थित है? नर्मदा सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं कि पर्यावरण, एक सीधा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन आ रहा है कि पर्यावरण से जुड़े दो आंदोलनों का नाम बताइए। तो कोई भी भारत में हो रहे जो आंदोलन हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि पर्यावरण से जुड़े दो आंदोलनों का नाम बताइए। तो उसमें सबसे पहला हम लिख देंगे चिपको आंदोलन, दूसरा हम लिख देंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन। कई आंदोलन ऐसे हैं जिनका नाम यहां पर लिखा जा सकता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं कि सूचना अधिकार आंदोलन वर्ष 1990 में प्रारंभ हुआ था। इस नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो सूचना अधिकार आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सीधा आप देख लीजिए कि एक तो ये 1990 से ये प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। किसने किया? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें कई बार आपको लगने लगा होगा फैक्चुअल क्वेश्चन, ये चूंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं तो कई बार आपको लगता होगा बड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं, लेकिन यहां जल्दी जाने का एक कारण और भी है। अगर हम थोड़ा सा रुक के ज्यादा समझाने लग जाएंगे आपको तो ये विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये टॉपिक 2 से 3 वीडियो में खिसक जाएगा। ऐसा हम नहीं करना चाह रहे हैं, हम केवल एक ही वीडियो में उसे समाप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए आपको भी ज्यादा दिक्कत ना हो, एक ही जगह आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने यहां पर लिया हुआ है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश, अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के कुछ भागों में कहां पर, अभी पूछा जाएगा कि ये आंदोलन कहां पर हुआ, उससे पहले ही हम आपको बता रहे हैं, आंसर पहले कर देते हैं इसलिए कि आपको याद रहे। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के कुछ भागों में मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हुए किसान तथा
खेतीहर मजदूरों का आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक अन्याय और असमानता के मुद्दे को लेकर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा सीधा, आर्थिक अन्याय और असमानता को लेकर जो आंदोलन हुआ वो किन किन राज्यों में हुआ। तो राज्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं। दूसरा ये कह देंगे कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में जो आंदोलन हुआ वो किस चीज पे आधारित है, तो आपको लिखना है आर्थिक अन्याय और असमानता। हाँ, यहां एक आंदोलन और भी है जिसे आप लोग जानते हैं, जो बड़ा खतरनाक है, जिसे नक्सलवादी आंदोलन बोलते हैं। नक्सलवादी आंदोलन भी इसी आंदोलन से निकला है और जाके बाद में क्रांति का रास्ता ले लिया। हमारे यहां लोकतंत्र में आंदोलन क्या होते हैं, धरना होता है, प्रदर्शन होता है और प्यार से हम अपनी बात को मनवाते हैं। हम शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, शक्ति का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं किया जाता है। लेकिन मार्क्सवाद में शक्ति के माध्यम से ही अपनी बात मनवाई जाती है। ये आप एकदम ध्यान रखिए। हम कहां जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में चूंकि जी रहे हैं इसलिए हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाने पड़ते हैं। यदि हम शक्ति के माध्यम से वो कार्य करने लग जाएं तो वो आतंकवाद की श्रेणी में आने लग जाएगा, नक्सलवाद की श्रेणी में आने लग जाएगा। फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है और सरकार वहां बहुत सख्ती से पेश आती है। तब आपके आंदोलन को शक्ति के माध्यम से उखाड़ फेंका जाएगा। इसलिए यहां पर लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मांग को लेकर अहिंसक रहें और अहिंसा के माध्यम से अपनी मांगों को रखें और अपने हितों को बढ़ावा दें। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि स्वयंसेवी संगठनों को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बोला जाता है। स्वयंसेवी संगठन यानी बहुत सारी स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वतंत्र राजनीतिक संगठन किसे कहते हैं, तो स्वयंसेवी संस्थाओं को कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्वयंसेवी संगठनों ने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना, यानी कि अपनी भागीदारी को इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल हमारी भागीदारी नहीं करेंगे, हम अलग से अपनी भागीदारी करेंगे, नहीं चुना। इसीलिए इन्हें स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है ना। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स जब लगभग समाप्त हो रहा था, इनकी मांगे खत्म हो गई, उसके बाद एक नए संगठन का जन्म हुआ जिसको कहा गया बामसेफ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलित पैंथर्स संगठन का परिवर्तन बाद में किस संगठन में हो गया, तो वो संगठन है बामसेफ। बामसेफ का फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, यानी कि जो लोग अब अपना विकास कर लिया है, जिन लोगों ने विकास करने के बाद नौकरियों में आ गए हैं, नौकरियों में आने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक हो रही है, लेकिन सामाजिक स्थिति में उनके में जब बदलाव नहीं हुआ, तब उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिस आंदोलन को कहा गया बामसेफ। बामसेफ क्या हुआ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन है ये, यानी कि ऐसे लोग जो कामकाज तो कर रहे हैं लेकिन उनके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है, तो सामाजिक समानता के लिए चलाया गया ये आंदोलन है जिसे बामसेफ कहते हैं। और बामसेफ पहले किस नाम से जाना जाता था, ये दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाता था। दलित पैंथर्स का ही रूप चेंज करके बामसेफ बना दिया गया। क्लियर ना। ये जन आंदोलन वैसे तो बहुत व्यापक है, लेकिन यहां पर आपके सिलेबस में जो रखा है वो यहीं तक है। इस सिलेबस में इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने यहां पर सम्मिलित कर लिया है। और हां, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का
पीडीएफ बनाकर हमने यहां पर लगा दिया है, ठीक है ना। तो इसे आप जरूर देख सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन लोगों ने भी, जिन छात्रों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, सहपाठियों को शेयर करिए, जिससे उनको लाभ हो सके। आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे। वीडियो काफी बड़े हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को भी छोटा रख रहे हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो आप पहले वाला समझेंगे, बाद वाला भूल जाएंगे, ऐसी स्थिति ना आए। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम वही रखते हैं और क्वेश्चन को ज्यादा रखने की कोशिश नहीं करते हैं। जो पहले पाठों में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको यहां नहीं रखा जाता है। तो एकदम याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको कहीं बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। कल एक नया टॉपिक लेके पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।